हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये हमारे बीकॉम का चैनल है ना। इस चैनल पर बीकॉम से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है इसको ही हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो कौटिल्य का इकोनॉमिक्स क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन टू कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? तो हु इज कौटिल्य? कौटिल्य वॉज एन इंपॉर्टेंट एंशियंट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। पुराने टाइम के इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम से एक बढ़िया सा हमें इकोनॉमिक्स के ऊपर सब्जेक्ट दिया। कौटिल्य रियल नेम वाज विष्णु गुप्ता। कौटिल्य का रियल नेम क्या था? विष्णु गुप्ता था। तो कौटिल्य नाम बाद में पड़ा, रियल नेम विष्णु गुप्ता। ओके। ही वाज सन ऑफ आचार्य चाणक्य। चाणक्य नाम तो सुना होगा ना। चाणक्य नीति नाम से पोस्टेज फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा। तो वो चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चाणक्य नीति दी थी, वो आचार्य चाणक्य के बेटे थे विष्णु गुप्ता, यानी कि हमारे कौटिल्य, जिन्होंने हमें कौटिल्याज इकोनॉमिक्स यानी कि कौटिल्याज अर्थशास्त्र दिया। ओके, बाद में इनको कौटिल्य के नाम से बुलाया गया। चाणक्य डेस्ट्रॉय नंद वंश। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को डेस्ट्रॉय कर दिया था, उसका विनाश कर दिया और उसकी जगह किंग बनाया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करी, हेल्प करी, चाणक्य नीति बनाई और नंद वंश का विनाश कर दिया और उसकी जगह आ गए हमारे किंग चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, जो ये किंग बने, ये कहाँ के बने? मगध के किंग बने। कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य बने, नंद वंश का विनाश करने के बाद में। जब ये किंग बने चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको बनाने में अहम योगदान किसने दिया? आचार्य चाणक्य ने। अब जब किंग बने तो उनके लिए पॉलिटिकल थिंकर की जरूरत थी, उनके लिए कुछ बुक्स की जरूरत थी, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, अर्थशास्त्र कैसे चलाना है, कंट्री कैसे चलानी है ना। तो वो सब जरूरत था। तो उसके लिए फिर बुक लिखी गई कौटिल्याज अर्थशास्त्र, और वो आचार्य चाणक्य के बेटे कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने लिखी। कौटिल्याज अर्थशास्त्र के बारे में आइए जानते हैं कुछ। कौटिल्य रोड द फेमस बुक अर्थशास्त्र। ठीक है। द बुक डील विद द सिस्टमेटिक फिलोसॉफिकल डिप्लोमेसी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स आइडियाज। द फेमस बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉज नॉट नॉन अप टू 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी तक इस बुक के बारे में कोई नहीं जानता था। हाँ, हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट जरूर थी जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से थी, और वह दे दी गई ब्राह्मण ऑफ तंजौर को, और ब्राह्मण ऑफ तंजौर ने इस बुक को दे दिया लाइब्रेरियन को। मैसूर का एक लाइब्रेरियन था, उसने इस हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट को बुक के अंदर बदल दिया 1905 सेंचुरी के अंदर, और 1905 में ये बुक पब्लिश हुई। ओके, अब इस बुक के बारे में, आचार्य चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में जान लिया। अब आइए बात करते हैं इस बुक के अंदर मटेरियल के बारे में। हमारे इस सिलेबस के अंदर, बीकॉम के अंदर फुल डिटेल में तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन समझाया हुआ अच्छे से है। तो इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य का इकोनॉमिक्स आइडियाज क्या थे? तो उसमें सबसे 3 चीजों पे उन्होंने सबसे ज्यादा जो है जोर दिया, वो वेल्थ पर, रिलीजन पर और वर्क पर। उन्होंने बोला वेल्थ होगी तो रिलीजन होगा, रिलीजन होगा तो वर्क भी हो जाएगा, हैप्पीनेस भी आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे मेन उनका जो फोकस था वो वेल्थ पर था, और इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेल्थ ही होता है। ओके, वेल्थ के बारे में उन्होंने कुछ डेफिनेशन भी दी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इट, वेल्थ इज द बेसिस ऑफ मैन लाइफ साइकिल। मैन यानी कि इंसान, मानव की लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वेल्थ। आप पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि फ्यूचर में पैसा आपको कमाना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे भी वेल्थ चाहिए। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा पड़ा है, क्यों? क्योंकि सबको वेल्थ चाहिए।
वेल्थ आएगा तो रिलीजन बनेगा, हैप्पीनेस आएगी और हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने भी पूरा का पूरा जोर दिया वेल्थ पर। ओके, कौटिल्य हैज गिवन टॉप प्रायोरिटी टू वेल्थ इन प्लेस ऑफ रिलीजन, है ना। इन्होंने प्रायोरिटी रिलीजन से भी ऊपर वेल्थ को रखा, क्योंकि इनका मानना था रिलीजन जो है वो हैप्पीनेस का बेसिस है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं तो उसका बेस रिलीजन होता है। लेकिन रिलीजन का भी बेस क्या है? वेल्थ है। और वेल्थ कहाँ से आता है? स्टेट से आता है। स्टेट मतलब समझ गए आप? ओके, किंगडम, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करें तो इन्होंने 3 पार्ट के अंदर मेन इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक टेरिस, वर्ता और अनुवांशिकी, ठीक है। तो टेरिस जो थे उसमें वेद और वेदांगनी और मोरल और रिलीजन, सोशल सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज था। वर्ता के अंदर जो है एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में उसमें नॉलेज था। ओके, मेटल वगैरह, स्टेट सिस्टम वगैरह इसके अंदर दिया गया। अनुवांशिकी जो था वो लॉजिक और नेशनलिटी एंड जस्टिस के बारे में, नेशनलिटी जस्टिस के बारे में उसमें था। पनिशमेंट पॉलिसी क्या थी? इन तीनों से रिलेटेड पनिशमेंट पॉलिसी, इन तीनों से रिलेटेड जो पनिशमेंट पॉलिसी बनाई गई वो अलग से बनाई गई, ताकि इन तीनों का, टेरिस का, वर्ता का और अनुवांशिकी का अच्छे से इम्प्लीमेशन किया जा सके, यानी कि इनको अच्छे से लागू किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे तो बहुत वाइड है, वेरी वाइड है ना, बट इसमें हम यहाँ शॉर्ट में पढ़ेंगे। 15 ट्रिब्यूनल्स जो दिए गए थे वो कौन कौन से थे। सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूनल इन्होंने दिया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर, वो दिया विनय अधिकारिक के रूप में। ये विनय अधिकारिक या फर्स्ट ट्रिब्यूनल इसको हमने बोला है, ये क्या है? ये डील विद द लाइफ ऑफ किंग की लाइफ के आसपास ये पूरा मैटर करता है। उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड मैटर्स है उस पर ये काम करता है फर्स्ट ट्रिब्यूनल। ओके, आगे बात करते हैं हम सेकंड ट्रिब्यूनल की। तो सेकंड ट्रिब्यूनल जो था, जिसको अध्यय प्रचार बोल सकते हैं, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस पे। एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए ना, प्रशासन। जैसे हमारे अगर कंट्री की बात करें तो पुलिस प्रशासन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो काम करता है ना। तो उन ऑफिसर को अपॉइंट कैसे करना है, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो सेकंड ट्रिब्यूनल के अंदर हमारे कौटिल्य ने बताया, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर। फिर आता है थर्ड ट्रिब्यूनल, ये धर्म स्पीच है। इट डील विद द पेनल्टी एंड लेजिस्लेशन टू पनिश कुलप्रिट्स, यानी कि जो क्राइम करते हैं ना लोग, जो क्रिमिनल है, उनको क्या पेनल्टी दी जानी है, क्या नहीं दी जानी है, कैसे दी जानी है, क्या उसके प्रोविजंस हो गए, वो उन्होंने थर्ड ट्रिब्यूनल के अंदर बताया। फिर आता है फोर्थ ट्रिब्यूनल, जिसको कौन रक्षक बोल सकते हैं। इट डील विद द पेनल्टी ऑफ लेजिस्लेशन पनिश कल्प्रिट्स, ये भी इससे रिलेटेड थी। फिफ्थ ट्रिब्यूनल योग व्रत, इट डील विद द राइट, ड्यूटीज एंड डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी ड्यूटीज क्या होगी, उनके राइट्स क्या होंगे, उनका डिसिप्लिन क्या होगा, ये सब फिफ्थ ट्रिब्यूनल के अंदर बताया गया। आगे बात करते हैं, टोटल 15 है। सिक्स ट्रिब्यूनल, मेरिट्स ऑफ नेचर, इट डील विद द मेजर ऑफ कंट्रोल एनिमी नेशंस। जो शत्रु देश है ना, जैसे इंडिया का है, पाकिस्तान, चाइना, तो उनके साथ कैसे डील करना है। तो ऐसे कैसे उस टाइम जो मगध था उसके आसपास जो एनिमीज थे उनके साथ कैसे डील करना है, वो यहां दिया गया। कह रहा हूं ना, हेल्प के लिए, किंग की हेल्प के लिए लिखा गया। सेवंथ ट्रिब्यूनल, 7 गुणा, इट आल्सो डील विद द वेरियस मेथड ऑफ टेक्निक्स टू कंट्रोल एनिमी। और अलग अलग क्या मेथड्स हो सकते हैं एनिमी को कंट्रोल करने के, वो यहां दिए गए। फिर आगे आपका 8th ट्रिब्यूनल है ना, ये क्या है? डील विद द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ वार, मिलिट्री एंड कॉज ऑफ स्टेट कैलेमिटीज, फॉर एग्जाम्पल हैज हैबिट ऑफ मेंस, है ना। मिलिट्री के ऊपर अगर वार हो गया तो उसके मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनके ऊपर 8 ट्रिब्यूनल के अंदर बताया गया। 9 ट्रिब्यूनल, इट डील विद द मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर कितनी है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, टाइम क्या होगा अटैक करने का, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वार से पहले, है ना। कोई अगर लड़ाई झगड़े छिड़ जाते हैं वार, है ना, तो फिर उसके पहले की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताया गया 9th ट्रिब्यूनल में। फिर आता है 10th में बताया गया डील विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वार। अगर कोई वॉर छिड़ जाता है, कोई जंग छिड़ जाती है, तो फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे।
वो बताया गया इन्होंने 10th में। 11 ट्रिब्यूनल में इन्होंने बताया कि भैया इट डील विद द डिवाइड एंड रूल अमंग स्टेट्स, कोई भी दो स्टेट है उनको डिवाइड करके उस पर कैसे रूल किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम में हर कोई अपना शासन बढ़ाना चाहता था। ओके, फिर है विस्तारवादी ज्यादा नीति थी। 12th ट्रिब्यूनल इट डील विद द मेजर टू विन ओवर द पावरफुल बाय अ वीकर, है ना, जो वीकर है इट डील विद द मेजर टू विन ओवर द पावरफुल बाय अ वीकर, इट वीकर जो है वो पावरफुल से कैसे जीत सकता है, वो इस बारे में यहाँ था। फिर है 3rd ट्रिब्यूनल, इस है ना, ये यहाँ पर नाम भी लिखे हुए आप देख सकते हैं। इट डील विद द मेजर टू विन ओवर द फोर्ट्स ऑफ एनिमी, जो किले हैं एनिमीज के फोर्स है उसको कैसे विन किया जा सकता है, उसकी मेजरमेंट 13 ट्रिब्यूनल के अंदर थी। 14 ट्रिब्यूनल इट डील विद द वेरियस मेथड ऑफ मैजिक, मैजिक के अलग अलग मेथड थे। 15 ट्रिब्यूनल था इट डील विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की जो वेल्थ है उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो 15th ट्रिब्यूनल के अंदर किया गया। ओके, आइडियाज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आइडियाज क्या थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, है ना, प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ के लिए, तो उसके क्या क्या आइडियाज इन्होंने कौटिल्य ने दिए। तो उन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया आइडियाज ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। इन कौटिल्य का मानना था कि जो लैंड है ना, उसका प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में भी होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल, तो इकोनॉमी वो मेन किस पे बेस होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बेस पर बेस होती है। ही अज्यूम दैट और द एग्रीकल्चर टू इज बेस्ड ऑन प्रॉस्पर्टी एंड पावर द स्टेट। ही हैज मेंशन गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड, मैंने पहले बताया प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने जोर दिया थोड़ा बहुत। ओके, डी फॉरेस्टेशन ऑफ लैंड, लैंड जो जंगल फैले हुए हैं वहां पर फॉरेस्टाइजेशन कैसे किया जाए लैंड का, वहां पर नई डिस्ट्रिक्ट कैसे लाई जाए, नए विलेजेस कैसे बनाए जाए, एंकरेजमेंट कैसे किया जाए वहां पर रहने के लिए, है ना। रिमूवल ऑफ डेंसली पॉपुलेशन, टेकिंग लैंड बैक फ्रॉम दोज हु वर नॉट कल्टिवेटिंग, लैंड दे दी गई लेकिन कोई कल्टीवेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम मेन सबसे जो इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ कमाने का जो किसी कंट्री को चलाने का जो मेन सोर्स होता था वो होता था एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। किसी को प्राइवेट लैंड दे दी लेकिन वो कल्टीवेट ही नहीं कर रहा है तो उसे लैंड वापस कैसे लेनी है ना। सर्वल स्कीम फॉर फूड ग्रेन्स एनिमल्स वेल्थ टू दूज हु वर कल्टिवेटिंग सेटिस्फैक्टरी आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन अर्थशास्त्र। ये सब कुछ अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया था लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल का आइडिया। आगे चलते हैं और क्या दिया इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर, आइडियाज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी आइडियाज दिया, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो की जाती थी वो एनिमल्स के हेल्प से की जाती थी, तो एनिमल मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो मिलिट्री थी उसमें भी कई सारे एनिमल्स यूज आते थे तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो उनके ऊपर इन्होंने काम किया। इन्होंने बोला एनिमल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और मिलिट्री और पर्सनल लेवल पर, है ना। इन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को ग्रो करने के लिए काउ गैराजेस बनाए, पॉस्चर लैंड्स बनाई गई, है ना, ताकि एनिमल्स को जो है और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, एनिमल्स को और ग्रो किया जा सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हो हमारे पास में। अच्छा, जो सिक एनिमल होते हैं, सिल्क नहीं है सिक है, सिक मतलब जो बीमार जानवर हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, और कुछ ऐसे जानवर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मारने पर, उनकी किलिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, है ना, ताकि वे हमारे जो मगध जो राज्य था, स्टेट था, उसमें वो काम आ सके। ओके, और अगर कोई किसी जानवर को बैन किया हुआ है मारना, जैसे आपको पता ही है अभी अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान में वो काले हिरण को मारने के चक्कर में कौन फंस गया, सलमान खान, और उसको भी जेल की सजा सुनाई गई थी, उसके ऊपर केस अभी तक चल रहा है ना। तो रेस्ट्रिक्शन लगाए ना गवर्नमेंट ने, वैसे वैसे उस टाइम भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। एनिमल यूजफुल फॉर मिलिट्री पर्पज ऑफ नेमली एलिफेंट हॉर्सेज वेयर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन एंड सुपरविजन। जो मिलिट्री में काम आने वाले एलिफेंट है, हॉर्सेज हैं, एक्सेट्रा जो है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन और सुपरविजन दिया जाना चाहिए। ये आइडियाज दिए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर कौटिल्य ने। अगला दिया आइडियाज ऑफ इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने के ऊपर उन्होंने काम किया। उस टाइम मेन गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता था, उनकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी, है ना। उनको गोल्ड प्रेसिडेंट बोला गया, है ना, उनके अंडर में ये पूरा काम होता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी काम होता था, हैंड हाथों से जो काम होती थी। इंडिया में पुराने टाइम में हैंडमेड आइटम्स जो होते थे वो पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर थे। ओके, तो उसके ऊपर काम करने का नमूना। आइडियाज ऑफ लेबर, जो लेबर काम कर रही है उसको उसके बदले में फेयर रेमुनेशन दिया जाना चाहिए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर पनिशमेंट पॉलिसीज इन्होंने लाई गई। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्कस विद वेजेस ऑफ वर्कर, कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, कौटिल्य ने बोला। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उस टाइम बोल दिया था उसने, गजब का आदमी था, है ना। ओके, आजकल हम यही बातें पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, आपने देखा होगा, है ना। ओके, फिर है ड्यूअल वेजेस दी जानी चाहिए उन वर्कर को जो स्पेशली एंगेज है किसी काम के अंदर, और अगर किसी वर्कर की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसके सन या उसकी वाइफ को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए, जॉब दी जानी चाहिए। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट एंड फाइन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर कोई काम करा रहा है वर्कर से और उसको पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर फाइन और पनिशमेंट के प्रोविजन भी कौटिल्य ने बनाए अपने अर्थशास्त्र के अंदर। ओके, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू वुमन हु वाज एंगेज्ड इन अर्न देयर लाइवहुड। जो वुमेन लगी हुई है अपनी लाइवहुड चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए, तो उसको भी फेयर वेजेस दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ऑल्सो मेंशन सम ऑफ ट्रेड यूनियंस, उस टाइम उन्होंने ट्रेड यूनियंस की बात करी थी। वो ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी थी? यूनियंस ऑफ कारपेंटर्स, माइनिंग वर्कर यूनियन, वियर यूनियन, स्टोन आर्टिस्ट यूनियन, पुरोहित यूनियन, म्यूजिशियन यूनियन, डॉक्टर यूनियन, सर्विस यूनियन, परचेज सेल यूनियन, ताकि इनके साथ में कोई भी जो है कुछ गलत ना करें, इनको कोई दबाए नहीं, कोई इनका काम करा के इनके वेजेस का पेमेंट नहीं करे, है ना। तो उनके लिए ये यूनियन जो है बनाई गई। आइडियाज ऑफ ट्रेड, ट्रेड का आइडियाज, कौटिल्य हैज कंसीडर्ड ट्रेड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द स्टेट कंट्रोल ऑफ द ट्रेड हैज बीन एक्सेप्टेड। जैसे इंडिया के अंदर भी है ना, कुछ ट्रेड है जो गवर्नमेंट ही करती है और बहुत सारे सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं ना। 1991 के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, है ना, उसके अंदर यही तो किया गया कि बहुत सारे काम पहले गवर्नमेंट खुद करती थी, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो वहाँ पर भी मतलब मिक्स इकोनॉमी, तो यहाँ पर भी मिक्स इकोनॉमी थी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर को ट्रेड के काम दिए गए, कुछ स्टेट खुद करता था। ओके, सम एरिया स्टेट कैन बी ऑल्सो स्टार्ट ट्रेड, कुछ एरिया में स्टेट खुद करती थी। दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द स्टेट कैन बी सोल्ड इन द पब्लिक आफ्टर एट द एडुकेट प्रोविजन ऑफ द मिलिट्री एंड स्टेट रिक्रूटमेंट। स्टेट जो भी चीज़ें बनाती थी वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए और जो रिक्रूटमेंट पर्पज़ के लिए या खुद के लिए किंग जो था उसके लिए जो भी है सफिशिएंट चीज़ें रखने के बाद में फिर उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाता था। उसके लिए कुछ अध्यक्ष बनाए गए, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर के लिए पांध्यक्ष बनाए गए, फ्री इंपोर्ट ड्यूटीज़ के भी कुछ गुड्स लाए गए, पेनल्टी प्रोविजंस भी बनाए गए अगर कोई चोरी वगैरह करता है, वेट वगैरह कम पे गुड्स सेल करता है, ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह करप्शन वगैरह करता है तो। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। आइडियाज़ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम भी था उस टाइम, यानी कि बार्टर सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या था, उसका वेट क्या था, उसका मेजरमेंट क्या था? तो मेजरमेंट ऑफ गोल्ड, क्योंकि उस टाइम गोल्ड ऑन सिल्वर के ही सिक्के चलते थे, तो एक 10 धन्याभास का एक नाम का था, उसका जो मेजरमेंट था वो था 1 स्वर्ण मास, और 16 स्वर्ण वास का मेजरमेंट था 1 स्वर्ण, ठीक है, और 1 कार्स, और 4 कार्स एंड 4 स्वर्ण मतलब 1 पाल, है ना। मेजरमेंट पॉलिसीज थी उस टाइम की। और सिल्वर की बात करें तो 1 रुपाध्यस यानी कि 88 गौर सारवांश, 1 रुपाध्यस, 1 धारांश, मेरे को वर्ड भी नहीं आने बोलने, ऐसे सब कुछ उस टाइम मेजरमेंट पॉलिसीज था। नेक्स्ट है आइडियाज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देयर वॉज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट वॉज डिप्राइव फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो लोग ज़्यादा नहीं खरीद सकते थे, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, बहुत कम लोग थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर सकते थे। एवरी पर्सन वॉज नॉट फ्री टू परचेज एंड लैंड कैनॉट हैज़ राइट टू सेल। हर कोई पर्सन जो है लैंड परचेज करके उसको सेल नहीं कर सकता था। ओके, ठीक। नेक्स्ट
आइडियाज टू पब्लिक फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट था, है ना। तो पब्लिक फाइनेंस के कुछ आइडियाज उन्होंने दिए थे या कौटिल्य ने। उसके बाद आता है टैक्स। जैसे आज कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसकी मेन जो इनकम का सोर्स होता है ना, वो टैक्स होता है। वो टैक्स वसूल करती है और उसके बाद में किससे वसूल करती है? बिजनेसमैन से, जो भी अर्निंग करता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नाम वसूल करती है और उसको वापस पब्लिक पे ही खर्च करती है, उनकी वेलबींग के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए। तो उस टाइम भी ऐसे ही था। तो जो स्टेट था वो टैक्स लगाता था। वो टैक्स कौन कौन से होते थे? तो वेरियस टाइप ऑफ टैक्स थे। लैंड टैक्स थे, प्रोडक्टिव लैंड एंड हाउस टैक्सेस थे, टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि आपके सेल्स टैक्स भी थे उस टाइम। और बात करें तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी थी, प्रॉपर्टी टैक्स भी थे, पार्ट टैक्स, कैनल टैक्स, आर्टिस्ट टैक्स, कॉन्टीजेंसी टैक्स, लीगल कोड टैक्स, टैक्स ऑन प्रोस्टिट्यूशन एंड गैम्बलिंग, उसके ऊपर भी टैक्स थे। हाँ, गैम्बलिंग के ऊपर भी टैक्स ऑन माइनिंग, सॉल्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, प्रॉफिट ऑन स्टेट और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये कुछ इनकम्स थी टैक्सेस के रूप में और अदर रूप में जो है गवर्नमेंट को या स्टेट को होती थी। अब स्टेट इन टैक्सेस को खर्च कहाँ करता था? तो एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री सबसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल, एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट एंटरप्राइजेस, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्कर, पेंशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। यहाँ एक्सपेंस किए जाते थे। जो टैक्स वसूल होता था वो स्टेट यहाँ खर्चे करता था। ओके, ये चैप्टर तो हो गया है, लेकिन ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। चैनल का नाम क्या है? CWG फॉर बीकॉम। CWG जो है ना, वो कॉमर्स वाले गुरुजी की शॉर्ट फॉर्म है। C मतलब कॉमर्स, W मतलब वाले, G मतलब गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी। तो CWG फॉर बीकॉम, ये एक टेलीग्राम चैनल है। आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, डिटेल में फुल सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट तो आपका चाहिए ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।